देखिए, अगर हम कल्पना करें एक ऐसे सोर्स कोड के जो मतलब जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी चला रहा है, तो क्या होगा? एक बहुत ही जटिल सिस्टम। बिल्कुल। और उसमें एक छोटी सी कोडिंग एरर हो जाए, या कह लें कि कोड की एक लाइन की जो व्याख्या है उसमें मामूली सा बदलाव कर दिया जाए, तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे देश की दिशा एकदम से बदल सकती है, हमेशा के लिए। हाँ, और यही बात आज के हमारे इस विषय को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारी इस गहन चर्चा का मिशन है सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की संविधान पीठ के सामने चल रही इसी सोर्स कोड की डीबगिंग को समझना। मतलब इस अदालती बहस को थोड़ा डिकोड करना। और हमारे पास जो स्रोत है आज, वो काफी दिलचस्प है। ये एक ऐसे वकील की बहस का ट्रांसक्रिप्ट है जो वकालत में आने से पहले एक इंजीनियर रह चुके हैं। अरे वाह, मतलब एक इंजीनियर का नजरिया अदालत ने। बिल्कुल। और ये पूरा मामला भारत के संविधान के सबसे संवेदनशील हिस्से पर टिका है। मतलब धर्म, व्यक्ति और समूह के अधिकारों के बीच का टकराव। हाँ। ये मामला सिर्फ कुछ कानूनी पन्नों तक सीमित नहीं है। इस बहस का जो केंद्र है वो ये तय करना है कि क्या हमारा संविधान व्यक्तियों को महत्व देता है या फिर धार्मिक समूहों को, जिन्हें हम कानूनी भाषा में डिनोमिनेशंस कहते हैं। हाँ, डिनोमिनेशंस। जब 9 जजों की बेंच बैठती है ना, तो वे सिर्फ आज की किसी छोटी मोटी समस्या का हल नहीं निकाल रहे होते। तो वो क्या कर रहे होते? वो अगले 7 दशकों के लिए या उससे भी आगे के लिए देश का कानूनी और सामाजिक ढांचा तय कर रहे होते हैं। और यही आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। स्रोत में जिस वकील के तर्कों का जिक्र है, उनका नजरिया, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल एक इंजीनियर की तरह है। हाँ, एकदम कॉज एंड इफेक्ट वाला नजरिया। बिल्कुल। वे इतिहास और कानून को भावनाओं के चश्मे से नहीं देखते, वे कारण और प्रभाव के नजरिए से चीजों को अदालत के सामने रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस वकील ने अदालत में अपना तर्क रखते हुए इतिहास का एक बहुत ही आक्रामक चश्मा पेश किया है। आक्रामक कैसे? मतलब उन्होंने सीधे तौर पर 1947 के विभाजन से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी तरफ चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों का जिक्र किया। अच्छा, यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वकील ने इन देशों और ऐतिहासिक घटनाओं का जो भी खाका खींचा है, वो अदालत में अपना कानूनी पक्ष मजबूत करने के लिए तैयार की गई एक रणनीति है। बिल्कुल, एक कानूनी दलील है बस। हाँ, हमारा काम यहाँ किसी भी राजनीतिक या वैचारिक नजरिए का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि अदालत के भीतर इस तरह के भू राजनीतिक और ऐतिहासिक तर्कों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। मतलब कैसे वो व्यक्तियों बनाम समूहों के अधिकारों की सीमाएं तय करने के लिए इन तर्कों का उपयोग कर रहे हैं। एकदम सही। तो हमें सिर्फ मैकेनिज्म पर ध्यान देना है। चलिए उस पहले मैकेनिज्म पर आते हैं। स्रोत के अनुसार वकील ने अदालत में कहा कि उन्होंने इस पूरे संवैधानिक सवाल का 5W एनालिसिस किया है। मतलब 5W, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु। हाँ, ये 5W एनालिसिस किसी भी इंजीनियर या विश्लेषक का बहुत ही बुनियादी टूल होता है। अब यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कि कानून क्या है, बल्कि ये स्थापित करने की कोशिश की कि कौन, मतलब हु, धर्म का प्रचार कर रहा है और यह अधिकार क्या परिणाम लाएगा। और इस विश्लेषण की शुरुआत उन्होंने एक बहुत ही तकनीकी बिंदु से की। हाँ, शपथ का अंतर। बिल्कुल। ये इस ट्रांसक्रिप्ट का एक बहुत ही शानदार क्षण है। वकील अदालत का ध्यान इस ओर खींचते हैं कि जब एक मंत्री शपथ लेता है तो वो क्या कहता है। वो संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेता है। लेकिन जब एक न्यायाधीश, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, शपथ लेता है तो वो संविधान को बनाए रखने, यानी उसे अपहोल्ड करने की शपथ लेता है। मैं सोच रही थी इन दोनों के बीच का व्यावहारिक अंतर क्या है। मतलब क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत अंतर है। देखिए, संविधान के अनुसार कार्य करने का मतलब है कि आप एक ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर मतलब आपके सामने जो नियम लिखे हैं, आपको बस उनका पालन करना है। मशीन कैसे चलानी है, उसका मैनुअल है आपके पास। अच्छा, और अपहोल्ड करने का मतलब? संविधान को बनाए रखने का मतलब है कि आप उस सोर्स कोड के संरक्षक हैं, आप गार्जियन हैं। गार्जियन। अगर कोई ऐसा नियम या व्याख्या सामने आती है जो उस कोड के मूल ढांचे या उसके विजन को ही नष्ट कर दे, तो एक संरक्षक के रूप में आपको बीच में आना होगा, हस्तक्षेप करना होगा। तो वकील ये तर्क क्यों दे रहे थे? वकील ये तर्क जजों को उनकी भारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए दे रहे थे, क्योंकि जो फैसला वो लेंगे वो किसी सामान्य प्रशासन का फैसला नहीं है, बल्कि संविधान के अस्तित्व का फैसला होगा।
और इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए वे इतिहास का वो जिसे हम इंजीनियरिंग वाला तर्क कह सकते हैं वो सामने लाते हैं। हाँ, वो इतिहास का बहुत बड़ा दायरा लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम पिछले 2000 सालों का इतिहास देखें तो भारत 25 टुकड़ों में बटा और पिछले 200 सालों में ये 7 देशों में बटा। काफी बड़े आंकड़े हैं ये। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात उनका ये दावा है कि ये जो बंटवारा हुआ ये व्यक्तियों के बीच के किसी धार्मिक टकराव के कारण नहीं हुआ था। तो फिर किस कारण हुआ? उनका दावा है कि ये समूहों या डिनोमिनेशंस के बीच के संस्थागत टकराव का नतीजा था। उनका तर्क है कि जब समूह टकराते हैं तो भूगोल बदल जाता है, लिटरली देशों के नक्शे बदल जाते हैं। हाँ, और ये तर्क इस पूरी कानूनी बहस की बिल्कुल नींव है। वकील अदालत से कह रहे हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो 1947 के विभाजन के ऐतिहासिक दर्द और उसके असली कारण से अच्छी तरह वाकिफ थे। बिल्कुल, उन्होंने वो दौर देखा था। वे जानते थे कि जब धार्मिक समूहों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं तो वे एक राजनीतिक और भौगोलिक शक्ति बनने लगते हैं। और इसी ऐतिहासिक डर के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी ने जानबूझकर कुछ अधिकार केवल व्यक्तियों को दिए, समूहों को नहीं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इस तर्क पर थोड़ा सवाल उठाना लाजमी है। वकील ने अदालत में एक भविष्यवाणी भी की कि अगर इन अनुच्छेदों की सही व्याख्या हुई तो 2047 तक देश चीन, सिंगापुर या जापान जैसा वैज्ञानिक रूप से विकसित बनेगा। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा। और अगर व्याख्या गलत हुई तो देश पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसा कट्टरपंथी बन जाएगा। क्या ये एक एक अति सरलीकरण नहीं है? अति सरलीकरण मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन? हाँ, क्या हम मानव समाज, इतिहास और देशों के भविष्य को इंजीनियरिंग के A+B=C वाले फॉर्मूले में इतनी आसानी से बांध सकते हैं? समाजशास्त्र तो इतना सीधा नहीं होता ना। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि समाजशास्त्र इतना सीधा नहीं होता, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अदालत समाजशास्त्र का खुला सेमिनार नहीं है। अदालत के नियम अलग होते हैं। बिल्कुल। एक वकील के तौर पर जब आप अदालत में खड़े होते हैं तो आपको अपने तर्कों की गंभीरता साबित करने के लिए कार्य कारण संबंध, जिसे कॉज़ैलिटी कहते हैं, वो स्थापित करना ही पड़ता है। मतलब उन्हें दिखाना पड़ता है कि अगर A होगा तो B पक्का होगा। हाँ, इंजीनियरिंग का ये चश्मा शायद समाज के हर बारीक रंग को ना पकड़ पाए, लेकिन ये अदालत के सामने एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा खींचने का काम जरूर करता है। समझ रही हूँ। कानूनी रूप से ये तर्क ये साबित करने के लिए है कि कानून के एक गलत फैसले का जो चेन रिएक्शन होगा ना, उसे संविधान निर्माता हर हाल में रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि समूहों को ऐसा कोई अधिकार मिले जो अंततः देश की अखंडता के लिए खतरा बन जाए। और ये चेन रिएक्शन हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर ले आता है, धर्म के प्रचार का अधिकार। हाँ, यही तो असल विवाद है। स्रोत के अनुसार ये पूरी बहस अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के बीच के घर्षण पर केंद्रित है। वकील ने एक बहुत ही दिलचस्प जीनस और स्पीशीज का कानूनी सिद्धांत पेश किया। ये बहुत ही क्लासिक लॉजिकल आर्गुमेंट है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 25 जीनस है और अनुच्छेद 26 उसकी स्पीशीज है। अब इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाया हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। न्याय शास्त्र में मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है। जीनस एक व्यापक श्रेणी होती है, एक बड़ी कैटेगरी, और स्पीशीज उस श्रेणी के भीतर का एक छोटा सा हिस्सा होती है। जैसे जानवर एक जीनस है और बिल्ली उसकी एक स्पीशीज है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। और कानूनी नियम यह है कि स्पीशी का दायरा कभी भी अपने जीनस से बड़ा या उससे अधिक स्वतंत्र नहीं हो सकता। बिल्ली के नियम जानवरों के सामान्य नियमों से बाहर नहीं जा सकते। तो इसे संविधान पर कैसे लागू किया गया, थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। हाँ, ये व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन वकील ने जोर देकर कहा कि ये व्यक्तिगत अधिकार भी एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं है। ये सार्वजनिक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य, नैतिकता और संविधान के भाग 3 के अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। बिल्कुल, मतलब इस पर कुछ पाबंदियां हैं और यहीं पर जीनस और स्पीशीज का सिद्धांत लागू होता है। कैसे? वकील का तर्क है कि अगर अनुच्छेद 25 जो कि व्यक्ति का अधिकार है और जीनस है, अगर वो ही इतने कड़े प्रतिबंधों की बेड़ियों में बंधा है, तो अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक समूहों का अधिकार है और एक स्पीशीज है, वो उन प्रतिबंधों से मुक्त कैसे हो सकता है? मतलब स्पीशीज अपने जीनस से ज्यादा आजाद कैसे हो सकती है? एकदम सही। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 26 में समूहों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार तो दिया, लेकिन प्रोपेगेट करने का यानी प्रचार करने का अधिकार जानबूझकर हटा दिया। इसको समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ, बताइए।
मान लीजिए कि सरकार ने एक नागरिक को कार चलाने का लाइसेंस दिया है। ठीक है। ये अनुच्छेद 25 है, एक व्यक्तिगत अधिकार, लेकिन ये लाइसेंस कुछ शर्तों के साथ आता है कि भाई आप सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, आप किसी पैदल चलने वाले को टक्कर नहीं मारेंगे, यानी आप सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नियम मानने होंगे। अब सिर्फ इसलिए कि उस एक नागरिक के पास कार चलाने का लाइसेंस है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका पूरा का पूरा क्लब या उसका मोहल्ला एक साथ सड़क पर अपनी प्राइवेट बस दौड़ाने का अधिकार मांग ले। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। वो क्लब अनुच्छेद 26 है। वकील यही कह रहे हैं कि संविधान ने उस क्लब को बस चलाने का यानी सामूहिक रूप से प्रचार करने का अधिकार दिया ही नहीं है। ये एनालॉजी इस पूरे विवाद को एकदम सटीक रूप से स्पष्ट कर देती है। एक व्यक्ति की चेतना और एक समूह की ताकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। और ये तर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है। वकील ने स्रोत में 10 अन्य देशों का भी उदाहरण दिया जिनके संविधानों से भारतीय संविधान ने प्रेरणा ली है। इनमें दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों का जिक्र है। अच्छा, तो उन देशों का दृष्टिकोण इस मामले में कैसा है? क्या वहां समूहों को अधिकार है? नहीं, उन देशों में भी संवैधानिक ढांचा स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिकता देता है। जर्मनी का ही उदाहरण लें, वहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन वो अधिकार वहां के सामान्य कानूनों और नागरिक अधिकारों के अधीन ही रहता है। कई देशों में तो व्यक्तियों को भी धर्म के प्रचार का वैसा अधिकार नहीं है जैसा भारत में है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत लंबी बहस के बाद और इस बात को जानते हुए भी कि दुनिया भर में ये आम नहीं है, व्यक्तियों को ये अधिकार दिया। लेकिन उन्होंने रेखा वहीं खींच दी। बिल्कुल, उन्होंने ये अधिकार संस्थाओं या समूहों के हाथों में नहीं सौंपा। और उसका कारण भी साफ है, क्योंकि जब एक संस्था या समूह प्रचार के काम में लगता है तो उसके पास असीमित संसाधन होते हैं। पावर डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाते हैं। हाँ, फिर वो एक व्यक्ति का विश्वास नहीं रहता, एक अभियान बन जाता है। और तभी धर्मांतरण विरोधी कानूनों का मुद्दा भी अदालत में उठा। अलग अलग राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून बने हैं, वे किस आधार पर टिके हैं? उनका मूल आधार ही यही है। हाँ, कि केवल एक व्यक्ति ही अपने विश्वास का प्रचार कर सकता है। जैसे ही कोई संस्थागत समूह या डिनोमिनेशन धर्मांतरण के काम में लगता है, वो संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि समूह को तो ये अधिकार मिला ही नहीं है। ये सीधे तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के प्रतिबंधों से जुड़ता है। और इसी संदर्भ में स्रोत में एक और बहुत बड़े मामले का जिक्र है, सबरीमाला मामला। हाँ, सबरीमाला। इसे ट्रांसक्रिप्ट में एक सुई जेनरेस यानी अपने आप में अनूठा मामला बताया गया है। तो ये सुई जेनरिस का कोण यहाँ कैसे फिट बैठता है? क्योंकि सबरीमाला मामला तो देखने में सिर्फ एक मंदिर में प्रवेश का मुद्दा लगता है, लेकिन ये कानूनी अधिकारों का एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया है। देखिए, सुई जेनरिस का मतलब ही है जो अपने आप में एक अलग श्रेणी हो, जिसकी तुलना किसी और से ना की जा सके। सबरीमाला मामले में यही देखा जाना है कि क्या उस मंदिर के भक्तों का समूह एक अलग डिनोमिनेशन मतलब अनुच्छेद 26 के तहत माना जा सकता है या नहीं। और अगर हाँ तो फिर? और अगर हाँ, तो क्या उनकी सदियों पुरानी प्रथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का, जो कि संविधान के भाग 3 में आते हैं, उनका उल्लंघन करती है? अच्छा, तो यहाँ फिर से व्यक्ति बनाम समूह आ गया। बिल्कुल। वकील का तर्क यह है कि कोई भी धार्मिक समूह या डिनोमिनेशन, चाहे वो कितना भी अनूठा क्यों ना हो, वो अनुच्छेद 25 के तहत आने वाले भाग 3 के प्रतिबंधों से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब समूह की प्रथाएं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कुचल नहीं सकती। एकदम सही। तो इसका मतलब है कि संविधान हर चीज को बहुत ही अलग-अलग, स्पष्ट और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटने की कोशिश करता है। हाँ, चीजों को आपस में उलझने नहीं देता। और जब समूह अनुच्छेद 26 के तहत प्रचार का अधिकार पाने में विफल होते हैं, तो वे एक नया रास्ता खोजते हैं। और यही हमें इस ट्रांसक्रिप्ट के तीसरे और सबसे जटिल हिस्से की तरफ ले जाता है। हाँ, अनुच्छेद 29 और 30 का भ्रम, ये कानूनी दांव पेच का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अदालत में कुछ पक्षों ने ये कोशिश की कि वे अनुच्छेद 29 और 30 को अनुच्छेद 26 और 27 के साथ जोड़ दें। हाँ, ये एक बहुत ही चालाकी भरा कदम था। तो पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से जुड़े हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इनका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देना है।
लेकिन ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि अदालत में कुछ लोग इन सांस्कृतिक अधिकारों को धर्म के प्रचार के अधिकार के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और वकील ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने अदालत का ध्यान संविधान के ड्राफ्टिंग की ओर खींचा। उनका तर्क था कि संविधान निर्माताओं ने हर अधिकार के ऊपर एक हेडिंग दी है। अनुच्छेद 29 और 30 के ऊपर की हेडिंग बहुत ही विशिष्ट और एग्जॉस्टिव है। मतलब पूरी तरह से स्पष्ट है। हाँ, हेडिंग है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का इरादा इन अनुच्छेदों के माध्यम से धार्मिक प्रचार का अधिकार देने का होता, तो वे इन्हें धार्मिक अधिकार की श्रेणी में क्यों नहीं रखते? उन्होंने जानबूझकर इन्हें अलग रखा है। इस अलगाव को समझने के लिए मैं एक और एनालॉजी देना चाहूंगी। हाँ, रूपक से चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। देखिए, अनुच्छेद 29 और 30 एक तरह से एक म्यूजियम या लाइब्रेरी बनाने के अधिकार की तरह है। लाइब्रेरी, जहां आप अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति या लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक रक्षात्मक ढाल है, एक डिफेंसिव शील्ड। दूसरी तरफ धर्म का प्रचार करना ये एक लाउड स्पीकर लेकर सड़क पर निकलने जैसा है। अरे हाँ, बिल्कुल। ये एक आक्रामक या विस्तारवादी कदम है। आप लाइब्रेरी बनाने के अधिकार का इस्तेमाल सड़क पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए नहीं कर सकते। दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। ये एनालॉजीज कानूनी बहस का सटीक सार है। एक अधिकार का स्वरूप संरक्षण का है और दूसरे का स्वरूप विस्तार का। दोनों के नियम, दोनों की सीमाएं और दोनों के सामाजिक परिणाम बिल्कुल अलग हैं। और यही कारण है कि वकील ने अदालत में एक बहुत ही भारी कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया। कौन सा शब्द? पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम। हमने ये शब्द पहले भी सुना है कई बार कानूनी बहसों में, लेकिन इस विशेष बहस में इसका क्या अर्थ है? देखिए, पर इंक्यूरियम का मतलब होता है कानून या तथ्यों की घोर अनदेखी करके निकाला गया निष्कर्ष। अच्छा, मतलब इग्नोर करके फैसला देना। हाँ, वकील ये दलील दे रहे हैं कि अगर अदालत या कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 30 को, जो कि शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार है, उसे अनुच्छेद 26 का, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन का विस्तार मान लेता है, तो ये पर इंक्यूरियम होगा। क्योंकि वे दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा करना उस बुनियादी ब्लूप्रिंट या सोर्स कोड को नकारना होगा जिसे संविधान निर्माताओं ने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। उन्होंने संस्कृति और धर्म को एक ही बाल्टी में नहीं डाला। लेकिन चलिए यहाँ अदालत के वातानुकूलित कमरों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असल दुनिया की बात करते हैं। ठीक है। कागज पर संस्कृति और धर्म को अलग अलग खानों में बांटना बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या व्यवहारिक जीवन में हमारे समाज में संस्कृति और धर्म को एक सर्जन की तरह चीरकर अलग किया जा सकता है? ये बहुत ही कठिन है। मतलब ये कहना कि ये हिस्सा संस्कृति का है, इसे अनुच्छेद 29 में डालो, और ये हिस्सा धर्म का है, इसे अनुच्छेद 26 में रखो, क्या ये असल जिंदगी में सचमुच मुमकिन है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। रोजमर्रा के जीवन में धर्म और संस्कृति आपस में बुरी तरह गुंथे हुए होते हैं। कई बार एक धार्मिक उत्सव एक सांस्कृतिक पहचान भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन अदालत एक अलग दुनिया है। जब अदालत को यह तय करना होता है कि राज्य किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं, तो उसे ये अलगाव करना ही पड़ता है। वरना क्या होगा? अगर कानून संस्कृति और धर्म के बीच की इस रेखा को धुंधला होने दे, तो इसका परिणाम ये होगा कि किसी भी सामाजिक कुप्रथा या गैर कानूनी कृत्य को सांस्कृतिक अधिकार का चोला पहनाकर संविधान की पाबंदियों से बचा लिया जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा लूपहोल बन जाएगा। बिल्कुल। वकील ने अपने तर्कों के अंत में संविधान निर्माताओं के सपनों और स्वतंत्रता सेनानियों की दृष्टिकोण का जो जिक्र किया, वो ऐसी स्पष्टता की मांग कर रहा था। तो अगर हम इस पूरी अदालती बहस के बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़ें, तो एक बहुत ही बड़ी और स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने उभरती है। हाँ, काफी कुछ साफ हो जाता है। बेंच सिर्फ कुछ पुराने अनुच्छेदों के अर्थ नहीं खोज रही है, ये इतिहास के आघातों का सामना कर रही है। ये पूरी बहस इस बात की है कि क्या समूहों को ऐसी असीमित शक्तियां दी जा सकती हैं जो अंततः व्यक्तियों के अधिकारों को ही निगल जाएं? और श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि ये केवल कागजी अधिकारों की बात नहीं है। जब अदालत ये तय करती है कि अनुच्छेद 25 में जीनस है और 26 में स्पीशीज, या जब वो तय करती है कि अनुच्छेद 30 को अनुच्छेद 26 से नहीं मिलाया जा सकता, तो वो वास्तव में समाज के सत्ता समीकरण को संतुलित कर रही होती है, बैलेंस बना रही होती है। हाँ। ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि कोई भी धार्मिक समूह राज्य के भीतर एक नया राज्य ना बन जाए। बिल्कुल। ये पूरे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे समाज में रहेंगी जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, या फिर एक ऐसे समाज में जहां संस्थागत समूह हर चीज पर हावी हैं। ये सचमुच एक बहुत ही गंभीर विषय है। हमने शुरुआत एक सोर्स कोड के विचार से की थी,
और इस गहन चर्चा ने साबित कर दिया है कि वो कोड कितना जटिल है। बहुत जटिल है, हर शब्द का अपना वजन है। बिल्कुल। उसमें लिखे गए हर एक शब्द, जैसे बनाए रखना बनाम अनुसार कार्य करना या फिर प्रचार का सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होना, यह सब एक सोची समझी डिजाइन का हिस्सा है। इस पूरी चर्चा का अंत करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो सीधे इस ट्रांसक्रिप्ट की जड़ों से निकलता है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या है? आज की इस पूरी बहस में वकील का सबसे मजबूत तर्क ये था कि संविधान निर्माताओं ने समूहों को धर्म प्रचार का अधिकार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे 1947 के सांप्रदायिक विभाजन के इतिहास से डरे हुए थे। हाँ, वो ऐतिहासिक भय था। मतलब हमारे वर्तमान मौलिक अधिकारों की सीमाएं इस बात से तय हुई हैं कि हम इतिहास के उस विशिष्ट आघात को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है, यदि बुनियादी मौलिक अधिकारों की व्याख्याएं एक विशिष्ट ऐतिहासिक नजरिए पर टिकी हैं, तो भविष्य में मान लीजिए 100 साल बाद जब पीढ़ियां बदलेंगी और इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, तब क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या तब हमारे इन बुनियादी अधिकारों की परिभाषाएं भी अपने आप बदल जाएंगी? क्या हमारा वो संवैधानिक सोर्स कोड हमेशा इतिहास का बंदी बना रहेगा, या समय के साथ वो खुद को पूरी तरह से फिर से लिखेगा? सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।